नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर हमारा खास कार्यक्रम रुपया पैसा। आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग दीक्षित भी मौजूद हैं और हम लोग चर्चा करेंगे G20 पर। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका। जी सर, आपने G20 को बहुत नज़दीक से देखा है, इसकी तैयारियों को देखा है। अब पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि G20 की ये जो तैयारियां हैं ये कितनी खास हैं? हमारे देश के लिए वरुण और राजधानी दिल्ली के लिए जो तैयारियां G20 समिट को लेकर की गई वो सिर्फ एक समिट तक सीमित नहीं है, वो दरअसल में एसेट है। आप खुद आर्थिक मामलों को समझते हैं, लायबिलिटी और एसेट के अंतर को समझते हैं। G20 समिट को कंडक्ट कराने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिस तरीके की सजावट की गई है, सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की जो समिट थी G20 से जुड़ी वो देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में हुई हैं, और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, बिल्ड किया गया है, वो एक ऐसा एसेट है जो आने वाले वक्त में लगातार साल दर साल काम आता रहेगा। और जब हम आर्थिक पहलू से चीज़ों को समझते हैं तो दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बड़ी आबादी वाला देश, उसकी राजधानी की झलक जिस तरीके की होनी चाहिए, राजधानी की चमक और धमक जिस तरीके की होनी चाहिए, कुछ उसी तरीके की चमक धमक अब राजधानी दिल्ली की दिखनी शुरू हो गई है। आपने भी दिल्ली का सफ़र किया होगा, रात में हमने दिल्ली की सड़कें देखी हैं। जैसी राजधानी होनी चाहिए और जैसी हम बाकी देशों की राजधानी देखते हैं, अब हम उस पैरामीटर पर हैं। लेकिन आर्थिक पहलू ये कि अगर किसी को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है, तो जितना बड़ा इकोनॉमी का हमारा साइज़ है, जितना साल का हम बजट खर्च करते हैं, उस प्रपोर्शन में अगर आप देखें तो ये रकम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जी, तो दिल्ली तो चमक गई और बात G20 पर ही फोकस रखेंगे। G20 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आए, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत आए हैं। तो ऐसे में सर एक सवाल ये कि रूस और चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आए, और इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरा सवाल ये कि बाइडन और सुनक के भारत आने से क्या भारत की साख में इजाफा होगा तो कितना इजाफा होगा? शुरुआत आपके दूसरे सवाल से। जी हाँ, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का बतौर राष्ट्रपति ये पहला दौरा था भारत का। हमने देखा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमने देखा, उससे पहले बराक ओबामा भी भारत आ चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब चलते हैं तो उनके काफिले से जुड़ी दसियों खबर होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं, जानकारी होती हैं, जिसको लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। उनके काफिले में कितने गार्ड्स रहते हैं, उनकी जो कार है द बीस्ट, उसकी क्या खासियत है, ये एक पहलू है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति का किसी देश में जाना ये बताता है कि रिश्ते किस तरीके के हैं। और जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है वो लगातार अलग अलग मौक़ों पर देखी गई है। और जब G20 समिट की शुरुआत हुई दिल्ली में, और हमने देखा कि जब जो बाइडन को प्रधानमंत्री के आवास में बुलाया गया, ये उसी केमिस्ट्री की एक झलक थी। जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और उनसे द्विपक्षीय बातचीत होती है तो हैदराबाद हाउस जो एक इमारत है इंडिया गेट सर्किल के आसपास, द्विपक्षीय बातचीत वहां होती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ जो भारत की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है वो प्रधानमंत्री के घर पर हुई है। और इसको आप ऐसे देखिए कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो वहां जिस तरीके का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया था, प्रोटोकॉल तोड़े गए थे, जो बाइडन ने अपने घर पर विशेष डिनर के लिए उनको आमंत्रित किया था, तो वो जो केमिस्ट्री है वो इससे पहले भी बहुत बार दिखती रही है। वो जो केमिस्ट्री है वो और ज़्यादा मजबूत होती है, वो एक कदम और आगे बढ़ती है। और अगर दो देशों के, मतलब एक सबसे बड़ा बाजार है, तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, जब इन दोनों देशों के मुखियाओं की केमिस्ट्री बेहतर होती है, सुधरती है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से एक शुभ संकेत होता है जिसका इंतजार हर कोई करता है। और जो आपने बात की ब्रिटेन की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो जैसे आराम से अपने बात की शुरुआत करते हैं, लगातार उनकी चर्चा होती है, भारत में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ब्रिटेन से भारत के जो रिश्ते हैं वो हर कोई जानता है, हर भारतवासी जानता है, और कारोबार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन साख बड़ी है। अब आपने बात की कि रूस के राष्ट्रपति नहीं आए व्लादिमीर पुतिन, 2-3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह जो लगातार कही जाती रही वो ये कि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट है जिससे वो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी अरेस्ट वारंट से बचने के लिए इससे पहले एक और समिट थी, वहाँ पर भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी। ये हो सकता है कि उस वजह से वो यहाँ पर ना आए हो। उससे बड़ी जो दूसरी वजह है वो ये है कि G20 का जो समूह है, जो समूह देश हैं, उनमें किस तरीके की इक्वेशन है, उसमें किस तरीके की सहमति है, और जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसको लेकर किस तरीके की रणनीति आगे बनती है, किस तरीके की सहमति बनती है। और अगर रूस के खिलाफ वहाँ पर सहमति बनती नजर आती है तो फिर
व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहेंगे कि अपनी मौजूदगी में वो इस तरीके की किसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन से दो चार हो। अब जो डिक्लेरेशन सामने आया G20 का, उसको अगर आप पढ़ें और उसको आप देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा की गई, उसमें ये कहा गया कि किसी देश को ये हक नहीं है कि किसी दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करे। रूस पर लगातार आरोप लग रहा है कि देखिए साहब, यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। किसी देश को यह हक नहीं है कि वो परमाणु हमले की धमकी दे। रूस पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। उनके सेना प्रमुख इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं। किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। रूस पर लगातार आरोप लग रहा है कि आप जो आपका गरीब पड़ोसी है यूक्रेन, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब G20 के डिक्लेरेशन से इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, तो जिस देश के खिलाफ ये बातें कही जा रही हैं, उस देश का मुखिया नहीं चाहेगा कि उसके सामने ये बातें हों। तो मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पहले से पता था कि इस तरीके के कुछ मुद्दे, इस तरीके के बयान कुछ सामने आ सकते हैं। हालांकि डिक्लेरेशन के शब्द क्या होंगे, किस तरीके के वर्ड्स का सिलेक्शन होगा, चयन होगा, उन शब्द की भाषा क्या होगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मंथन होता है ताकि कोई भी समूह देश नाराज ना हो जाए। लेकिन फिर भी इस तरीके की आप कह सकते हैं कि जो फजीहत है, उससे बचने के लिए तो रूस के राष्ट्रपति ने, मैं मानकर चलता हूं कि दूरी बनाई है। अब दूसरा जो सवाल आपने इसी से जुड़ा था, वो था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कई खबरें हैं, कई अटकलें हैं, कई तरीके की कैसबाजी है। ये कहा जा रहा है कि चीन में अंदरूनी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि वो अपना देश छोड़कर कहीं बाहर जाएं। जैसे ही वो जाएंगे वहाँ बगावत हो सकती है, एक खबर ये है। दूसरा पहलू ये है कि उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार शी जिनपिंग को नसीहत देते आ रहे हैं कि साहब ऐसे नहीं हो पाएगा, जैसे आप देश चला रहे हैं और जैसे आप विस्तारवाद के अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो जो पार्टी में शी जिनपिंग का दबदबा है, वो कमज़ोर पड़ रहा है। इस तरीके की खबरें भी लगातार आ रही हैं। इससे इतर एक और जो मुद्दा है, वो है कि शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन अंदर से आर्थिक तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। जो बेरोजगारी है, आप लगातार उन खबरों को फॉलो कर रहे हैं, खासकर जो युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब खबरें आ रही हैं कि चीन ने अपनी बेरोजगारी दर को सार्वजनिक करना ही बंद कर दिया है। वो डेटा कोई लीक सामने नहीं ला रहा है। माना जा रहा है कि 20 से 40% तक बेरोजगारी दर है। बहुत प्रॉपर्टी बाजार का अपने आप में बहुत बड़ा वहाँ पर बदहाली देखने को मिल रही है। ऐसे और कई फैक्टर्स हैं जिससे चीन की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। तो एक तीसरी वजह ये भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगता है वो चौथी वजह है। चौथी वजह है जिस पर मोहर लगी है G20 समिट में, मोहर लगी है अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है। अब अफ्रीकी देशों के शामिल होने से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाराजगी का क्या कनेक्शन है, उस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो भी इन्हीं तमाम सवालों से जुड़ा हुआ, अभी हमने ये भी देखा कि भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाली कुछ चीज़ों पर से आयात शुल्क को हटा लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ कुछ रक्षा सौदों पर भारत की बातचीत हुई है। एक बात ये भी है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए अब चीन की जगह भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो ये जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हैं, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस नज़रिए से इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल वरुण, ये बहुत अहम सवाल है। और आप याद कीजिए 2020 पोस्ट कोविड के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिनेरियो बदला है और उसमें चीन की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और उसके बाद से ही चीन के आर्थिक हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं, वो इस दिशा में एक बड़ा फैक्टर है। दरअसल में चीन जो अब तक इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से एक बहुत बड़ी शक्ति थी, कोरोना के बाद अब उसकी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। अब भारत इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बड़ा मंच बनकर उभर रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन से जो भी कारोबारी अपने पांव से पसार समेट रहे हैं वो सारे भारत आ रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी एक भारत में भी शिफ्ट कर रही है। दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप का विवाद जिस तरीके से हमने देखा है, उसके बाद अमेरिका ने बाकायदा एक टाइमलाइन तय कर दी है कि भाई इस तारीख के बाद हम ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर चिप या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने देश में जो चीन से बनकर आया हो। तो चीन को इन मोर्चों पर बहुत ज़्यादा झटका लग रहा है और जब चीन को झटका लग रहा है तो भारत जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार था, साथ ही साथ भारत ने जो पॉलिसी अपनी बनाई है जिसमें PLP नंबर संभवतः PL जी वो पॉलिसी है और इस तरीके की तमाम पॉलिसी है, PLI और इस तरीके की जो पॉलिसी हैं, उन पॉलिसीज़ के बाद भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। तो भारत के पक्ष में एक बात ये मोटे तौर पर जाती है आने वाले वक्त की संभावनाओं के लिहाज से। बिल्कुल। और अभी हमने ये भी देखा कि आईफोन का एक बहुत भारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत में शिफ्ट हो सकती है जी। अब इससे जुड़ा एक और सवाल जो G20 के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर, ऋषि सुनक ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने भारत और UK के बीच व्यापार संबंधों की भी बात की, उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते की भी बात की।
सर, ये एफटीए की बातें जो हैं वो बहुत लंबे वक्त से चल रही हैं और इसकी 11वें दौर की बातचीत भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एफटीए में और कितना वक्त अभी लग सकता है यूके के साथ? बेहद अहम सवाल वरुण। 12वें दौर की बातचीत भी शायद अगस्त में होनी थी, तो 11-12 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है एफटीए की। अच्छी बात यह है कि दोनों देश ये मानकर चल रहे हैं कि हम एफटीए पर आगे बढ़ेंगे, सहमति लगभग बनती जा रही है। एफटीए का मतलब सरल शब्दों में अगर हम दर्शकों के लिए समझें तो कारोबार से जुड़े नियमों को आसान कर देना करना, है, मुक्त टैक्स में व्यापार राहत समझौता। देना जी। है, तो जो भी कुछ बेहतर किया जा सकता है कारोबार के मोर्चे पर, उसको करने की प्रक्रिया को हम एफटीए कहते हैं। अब इसका मतलब जो आम दर्शक देख रहा है उसके लिए ये भी है कि अगर दो देशों के बीच में कारोबार करना आसान होगा, टैक्स में रियायतें होंगी, तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो आपका बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा, या आप अगर इंपोर्ट भी करते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके रोजगार पर और आपके कारोबार पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो अगर फ्रांस के साथ भी हमारा कारोबार, ब्रिटेन के साथ भी कारोबार माफ कीजिए, आगे बढ़ता है तो इसका मतलब आम भारतीय के लिए रोजगार के लिहाज से, कमाई के लिहाज से शुभ संकेत है। लेकिन अब तक का जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये कि ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, दोनों ही बहुत बड़ी इकोनॉमी भी हैं। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है, वो 6ठे नंबर की इकोनॉमी है। अभी हमने उनको हराया है इकोनॉमिक फ्रंट पर, लेकिन दोनों देशों के बीच का जो कारोबार है, जो ट्रेड है, वो कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आता रहा है बीते कुछ सालों में। हालांकि लक्ष्य रखे गए हैं, 2035 के लिए लक्ष्य रखा गया है कि अगर एफटीए को हटा दिया तो इतना हमारा दोनों देशों के बीच का कारोबार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सहमति बनेगी और दोनों देशों के बीच में जितना कारोबार दोनों के इकोनॉमिक साइज के हिसाब से होना चाहिए, दोनों देशों के रिश्तों के हिसाब से होना चाहिए, उस लिहाज से हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बात थी यूके और भारत के बीच होने वाले एफटीए की। सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल G20 से जुड़ा हुआ वो ये कि क्रिप्टो करेंसी पर क्या फैसला हो सकता है G20 में। पिछले दिनों हमने देखा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी एक बयान सामने आया। तो G20 को लेके क्या कोई एक मत बन सकता है देशों के बीच में? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लगातार क्रिप्टो करेंसी पर अपनी बात करती रही हैं और अभी G20 के डिक्लेरेशन में भी उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई G20 का जो डिक्लेरेशन है उसमें हमने क्रिप्टो करेंसी पर बात की है और हमने ये कहा है कि जब तक वैश्विक सहमति नहीं बनेगी, यानी जब तक पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी पर सहमति नहीं बनेगी, तब तक कोई भी एक देश फैसला ले ले इसका कोई मतलब नहीं है। वरुण, आपको पता है, आप लगातार बजट भी कवर करते हैं, 2022 का जो बीते साल का बजट था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि क्रिप्टो करेंसी के कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। ये भारत में अंदरूनी फैसला था जो सिर्फ भारत के लिए लागू होगा। उससे पहले लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या इसकी जगह कोई लीगल टेंडर आएगा, कोई लीगल करेंसी अपनी जो हम लॉन्च करेंगे, उसको लेकर भी बात होती रही। लेकिन क्रिप्टो पर पूरी दुनिया में जब तक सहमति नहीं बनेगी, अगर अमेरिका चलाता है क्रिप्टो करेंसी को और भारत बैन कर देता है तो इस बैन का कोई मतलब नहीं है। अब G20 डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि इस पर हम जो वैश्विक चर्चा है उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। क्रिप्टो को लेकर अभी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों जितना भी पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर बातचीत हुई, तमाम तरीके के कंसर्न रेज किए गए और ऐसा माना जा रहा था कि G20 में शायद कोई एकमत हो। सर, बात जब G20 की हो रही है तो यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी हो गई है और वो ये कि G20 अब G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्य बना लिया गया है। सर, आप इसे कैसे देखते हैं और अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं? वरुण, जो सवाल आपने शुरुआत में पूछा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए हैं, इसका पीछे की क्या वजह हो सकती है, तो चीन के अंदरूनी हालात, बेरोजगारी, महंगाई, ये कुछ वजह हो सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है जो आपने ये सवाल पूछा है। दरअसल में 55 देश हैं अफ्रीकी यूनियन में। 130 करोड़ के आसपास की आबादी है इन अफ्रीकी देशों की। इकोनॉमिक साइज हो सकता है कि भारत के बराबर ना हो, लेकिन बहुत बड़ा है और उससे भी ज़्यादा बड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार। तो बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले वक्त में वक्त की ज़रूरत होगी, पूरी दुनिया की ज़रूरत होगी, वो अगर कहीं पाई जाती है तो वो अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। जैसे कि अगर आप कार, इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी कार में जो बैटरी लगेगी, उस बैटरी के लिए जो लिथियम आएगा वो दरअसल में अफ्रीकी देशों से ही आएगा, सबसे ज़्यादा वहीं पर है। अब तक जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि अफ्रीकी देशों की स्थिति आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। पिछले गरीब देश हैं, वहाँ पर संकट समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब अपने कदम पीछे कर लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि पैसा वापस नहीं होगा। ऐसे में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती थी एंट्री चीन की।
चीन वहां पर जाता था, वो कहता था कि आपको 5 रुपए की जरूरत है, हम आपको 10 रुपए दे रहे हैं, हम निवेश कर रहे हैं, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। और वो देश जैसे ही कर्जा लेता था वो चीन की दलदल में कर्ज की में फंस जाता था। हमने अपने पड़ोसी मुल्क देखे हैं, श्रीलंका मैंने कवर किया है, पाकिस्तान हमने देखा है, जिबूती हमने देखा है, ऐसे और तमाम देश हैं जो चीन की कर्ज की दलदल में फंसते रहे, और वही हाल अफ्रीकी देशों का भी हो रहा था। इससे कैसे अफ्रीकी देशों को मुक्त किया जाए, ये G20 का सबसे बड़ा एजेंडा है, और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने पहल की कि अफ्रीकी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जाए, G20 को G21 किया जाए। इस पर सहमति बनी, अफ्रीकी देशों को इसका हिस्सा बनाया। अब इसका दूसरा मतलब यह है कि अफ्रीकी देशों को जब कर्ज की ज़रूरत होगी, अफ्रीकी देशों को जब किसी तरीके की मदद की ज़रूरत होगी, तो वो चीन के पास उनको नहीं जाना पड़ेगा। उनके पास G20 देशों का समूह है, उनके पास वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख G20 की समिट में शिरकत करने के लिए आए हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि आपकी जो सूदखोरी की दुकान चल रही थी, वो जब दुकान बंद होने वाली है और आपको इस बात का पहले से पता है, तो ऐसे किसी कार्यक्रम में आप कैसे चले जाएंगे जहां आपकी दुकान को बंद करने का प्रोग्राम हो रहा है। और G20 में जो काम हुआ है वो दरअसल में चीन की सूदखोरी की दुकान को बंद करने का काम हुआ है, अफ्रीकी देशों की एंट्री करा के। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से शी जिनपिंग चीन से भारत नहीं आए, ऐसा मुझे लगता है। और इसका व्यापक मतलब होगा आने वाले वक्त में, जिस ग्लोबल एशिया की बात हो रही है, जिस वैश्विक विकास की बात हो रही है, वन अर्थ की बात हो रही है, वन फ्यूचर की बात हो रही है, वो तभी संभव है जब आपकी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी उस दुनिया में समान रूप से रह पाए और इक्वलिटी उसको मिल पाए, कर्ज की दलदल में ना फंसे, किसी साजिश का हिस्सा ना हो। तो ये अपने आप में एक बड़ा विकास के समान अवसर मिले। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग सर, और इसी से जुड़ा कर्ज से जुड़ा हम एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमने देखा कि श्रीलंका की स्थिति पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रही। आप खुद श्रीलंका गए, हमने पाकिस्तान का हाल देखा, नेपाल की स्थितियों पर भी चिंता जताई गई, फिर वेस्ट अफ्रीका के देशों का हाल किसी से छुपा नहीं है, जैसा आपने अभी बताया। ऐसे में भारत हर जगह आगे बढ़कर भारत ने मदद की। अब मेरा सवाल यह कि क्या भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेगा, या यूं कहें कि बन चुका है? आपको क्या लगता है? G20 के इस समिट के आयोजन के साथ, अफ्रीकी देशों की यूनियन के G20 में एंट्री के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत बन चुका है। इससे पहले भी लगातार, जैसा आपने भी कहा अपने सवाल में, भारत लगातार अलग अलग मोर्चों पर जितनी भी हर मुमकिन मदद कर सकता था उन तमाम देशों की वो करता रहा है। हमने 2020 का कोविड का काल देखा, जब वैक्सीन के लिए दुनिया के तमाम देश तरस रहे थे, तब भारत आगे आ रहा था और आगे बढ़कर तमाम इन देशों की मदद कर रहा था। आपने श्रीलंका का जिक्र किया, श्रीलंका में जब आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसके लिए चीन एक बड़ा फैक्टर था, वहाँ पर जब कई किलोमीटर लंबी लाइनें पेट्रोल डीजल के लिए लग रही थी, लोगों को 24 से 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा था पेट्रोल डीजल के लिए, तब भारत आगे आया और भारत ने श्रीलंका की मदद की। नेपाल की मदद तो हम लगातार करते हैं, यहाँ तो रिश्ते अलग तरीके के हैं। कई मोर्चों पर जब पाकिस्तान को भी लगा कि उसको भारत की तरफ देखना चाहिए, तो हमने उसको निराश नहीं किया है। लेकिन अब बात एक बड़े हिस्से की है, एक बड़े इलाके की है, और वहाँ की उसकी जब हिस्सेदारी आती है, समानता के साथ वो जुड़ता है अफ्रीकी देश की, अफ्रीकन यूनियन की, तो हमें लगता है कि हम मुखिया बन चुके हैं। बिल्कुल। अब सर, मैं कार्यक्रम को समेटने की शुरुआत कर रहा हूं और आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूं कि G20 की आपने विस्तार से कवरेज की, हर एंगल से आपने कवरेज की, तमाम लोगों से आपने बातचीत की, इस दौरान तमाम मेहमानों से आप मिले। आपको क्या लगता है कि ये जो G20 का सम्मेलन है, पिछले शिखर सम्मेलनों से कितना अलग रहा है और इससे क्या नतीजे निकलते हुए आप देख रहे हैं? वरुण, इससे पहला जो G20 का ही समिट था, अगर आप उस संदर्भ की बात करें, तो वो इंडोनेशिया में था, बाली में, और वहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पाई थी, असहमति सी स्थिति दिख पा रही थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर सहमति बनी है इस बार, और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि भारत सरकार की तरफ से G20 समिट को लेकर जिस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं, पेपर वर्क किया गया है। पहले बहुत सारी अलग बैठकें हुई हैं जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, अलग अलग कमेटीज, सब कमेटीज़ बनाई गई हैं जिन्होंने ऐसे तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया है, और उसके बाद एक फाइनल आउटकम के साथ ये जो 2 दिन का समिट G20 हुआ है, यहाँ तक बात पहुँची है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले बाकी कई सारे G20 समिट भी सफल रहे होंगे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि G20 की शुरुआत जो हुई है वो आर्थिक संकट से उभारने के लिए ही हुई है। G20 फोरम तभी बना है और उस आर्थिक संकट के बाद ही G20 की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक कई शिखर सम्मेलन सफल हुए होंगे, लेकिन हमने जो पहला आयोजन किया, उस आयोजन को पूरी तैयारी के साथ किया, पूरी शिद्दत के साथ हमने सारे किरदारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल विरोधों से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर, और ये जो मोहर अब लगी है फाइनली, ये बता रही है कि हम पूरी तरीके से सफल हैं इस शिखर सम्मेलन में। शुक्रिया सर। तो आज हमने विस्तार से G20 पर बात की,
हर हफ्ते आप रुपया पैसा का ये स्पेशल एडिशन देख पाएंगे, जहां अनुराग सर मेरे साथ होंगे। अगले हफ्ते किस मुद्दे पर चर्चा हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। और शुक्रिया अनुराग सर आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, आपका भी, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस नए ज़रूरी शानदार कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।